नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया। मेरे साथ, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। सबसे पहले बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद जो बवाल वहां शुरू हुआ उसने हिंसक रूप ले लिया है। ये सामने आ रहा है कि धार्मिक कट्टरपंथी हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब ये सामने आ रहा है कि ईश निंदा का कोई मामला ही नहीं था। इस हत्या के विरोध में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सड़कों पर हैं, सुरक्षा और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब तक? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक असुरक्षित कब तक? हिंदू युवक की हत्या, सुरक्षा और इंसाफ कब? 18 दिसंबर गुरुवार को बांग्लादेश के मैमन सिंह में दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या कर दी गई। उसे पीट पीट कर मारा, फिर टांग कर जला दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक कितने असुरक्षित हैं। दीपू की हत्या जिस तरह से की गई उससे इंसानियत दहल गई। अब बांग्लादेश में लोग इस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध करने वालों में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोग भी हैं। सड़कों पर बैनर लेकर ये लोग शांतिप्रिय तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस घटना की बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने तीखी निंदा की है। संगठन ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू लगातार निशाने पर हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में इस तरह की कई घटनाएं सामने आईं। 18 दिसंबर को मैमन सिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या। 6 दिसंबर को बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय की पीट पीट कर हत्या। ये घटना तारागंज रंगपुर में होती है। 5 दिसंबर को उत्पल सरकार नाम के शख्स की फरीदपुर में हत्या। 2 दिसंबर को सोने के व्यापारी प्रांतोष कुमार की रायपुरा नरसिंगड़ी में हत्या। इसके अलावा बांग्लादेश में इसी साल अल्पसंख्यकों को कई तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा है। इनमें हत्या, रेप, मारपीट और धार्मिक स्थलों की बेअदबी शामिल है। धर्म के नाम पर कट्टरता बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। हाल ही में फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू की हत्या इसका सबसे ताज़ा और खौफनाक उदाहरण है। तस्वीरें ढाका की हैं, जहां ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों ने रैली निकाली। ये लोग देश में बढ़ते आतंकवाद और दीपू चंद्र दास की हत्या का विरोध कर रहे थे। दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की है। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले ये कहा गया था कि दीपू चंद्र की हत्या के पीछे ईश निंदा है। ये कहा गया कि दीपू को कुछ लोगों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने ईश निंदा की थी, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। मैमन सिंह में रैपिड एक्शन बटालियन यानी RAB 14 के कंपनी कमांडर मोहम्मद शामसुज़्ज़मान ने बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र द डेली स्टार को बताया कि कोई सबूत नहीं मिला है जो ये दर्शाता हो कि मृतक ने इंटरनेट मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा हो जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि न तो स्थानीय लोग और न ही जिस कपड़ा कारखाने में दास काम करता था वहां के किसी श्रमिक ने ऐसी गतिविधि की ओर इशारा किया। यानी ये साफ होता जा रहा है कि दीपू की हत्या सिर्फ और सिर्फ नफरत और धार्मिक कट्टरता का नतीजा थी। जो तस्वीरें आई थीं, उनमें साफ दिख रहा था कि भीड़ को किसी का डर नहीं था। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। भीड़ जमा होती है, दीपू को पकड़ लेती है, बेरहमी से पीटा जाता है। पिटाई से दीपू की मौत हो जाती है। फिर उसके शव को टांग दिया जाता है। शव पर डंडे बरसाए जाते हैं। फिर दीपू के शव को आग लगा दी जाती है।
फिर वहां मोबाइल से वीडियो बनाती है, फिर सब हंगामा करते हुए लौट जाती हैं। 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हालात संभल नहीं रहे हैं। हिंदू और अल्पसंख्यकों में डर बढ़ता जा रहा है। बात बांग्लादेश में हिंदुओं की करें तो बांग्लादेश में 2022 में जो जनगणना हुई उसमें देश की आबादी करीब 17 करोड़ थी। करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं। हिंदुओं की ये जनसंख्या बांग्लादेश की आबादी का करीब 8% हिस्सा है। 13 जिलों में हिंदू आबादी 15% से ज्यादा थी, तो वहीं 21 जिलों में हिंदू आबादी 10% से अधिक थी। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद जो हालात बने हैं और जिस तरह से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है, उसने यहाँ रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों में डर को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार का विरोध भारत में भी हो रहा है। कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। भारत सरकार ने चिंता जताई है। बांग्लादेश की सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। दीपू दास को बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में भीड़ ने मार डाला था। जो वीडियो सामने आया है उससे ये पता चल रहा है कि मारे जाने से पहले दीपू स्थानीय पुलिस के पास था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि दीपू कट्टरपंथियों के हाथ कैसे चढ़ गया। दीपू की हत्या से भारत में भी गुस्सा है। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। सासनी गेट चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार की भी मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वहां लूटपाट हो रही है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर एक असहाय हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हुए, नग्न अवस्था में उसको मारते हुए, यानी मानवाधिकार जो अधिकार है एक मूलभूत किसी भी व्यक्ति के, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, और जो ये कहते हैं कि हम शांति का पैगाम देते हैं, वो देख लें वहाँ कैसी शांति का पैगाम दिया है। उसको निर्वस्त्र करते हुए, विविध कांड करते हुए उसको जला दिया गया। दुनिया की आंखें खोलने के लिए, सबको चेताने के लिए कि हिंदू मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हिंदू अहिंसक है। उसकी शांति को, उसकी कमजोरी ना समझा जाए और देश का, हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू विश्व के अंदर में किसी भी मौजूद हिंदू के साथ खड़ा हुआ है और पुरजोर तरीके से हम मांग उठा रहे हैं। कानपुर में भी बांग्लादेश की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार, हिंसा, मंदिरों पर हमलों और मानवाधिकार हनन के विरोध में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन कानपुर के किदवई नगर इलाके में हुआ। लोगों ने डीसीपी साउथ के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बीच दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के आगे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने 20 दिसंबर को कुछ युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। हालांकि इसे लेकर बांग्लादेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया कि बांग्लादेश के उच्चायोग पर हमला कर दिया गया है। इसका जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमने बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में इस घटना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर ध्यान दिया है। तथ्य ये है कि 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लगभग 20 से 25 युवा इकट्ठा हुए और बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की जघन्य हत्या के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई है। भारत ने बांग्लादेश की विकसित हो रही जटिल स्थिति पर कड़ी नजर रखने की बात दोहराई है। इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा को देखते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना की है। हसीना ने कहा है कि हिंसा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अस्थिर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर रखा है।
दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की अनुमति दी है। यूनुस एक राजनेता नहीं है, वो हमारी संस्थाओं को भीतर से व्यवस्थित रूप से कट्टरपंथी बना रहे हैं। बांग्लादेशी राजनीति का धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था और हम इसे कुछ मूर्ख चरमपंथियों की इच्छा के कारण बलिदान नहीं होने दे सकते। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका विरोध नेपाल में भी हो रहा है। ये नेपाल का जलेश्वर इलाका है जो कि बिहार के सीतामढ़ी से लगा हुआ है। यहाँ हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की, दीपू चंद्र दास को श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के प्रेमी डॉक्टर ने उसे प्यार के झांसे में फंसाया और अब धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बना रहा था। इस बात का भी खुलासा हुआ कि प्रेमी डॉक्टर पहले से शादीशुदा था। इन सबसे परेशान होकर पीड़ित लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। पहले से शादी, फिर जबरन धर्मांतरण। विवादों में घिरी लखनऊ की केजीएमयू। धर्मांतरण का आरोप, खुदकुशी की कोशिश। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पहले से शादीशुदा एक पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले तो हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, फिर धर्म बदलकर शादी करने की शर्त रख दी। महिला डॉक्टर इससे डिप्रेशन में चली गई और खुद की जान लेने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब लड़की ने शादी की बात कही तो युवक ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने की शर्त रख दी। परिजनों ने कहा कि लड़की ने जब धर्म बदलने से इनकार किया तो युवक ने उससे दूरी बना ली और उस पर मानसिक दबाव बनाने लगा। इसके बाद लड़की डिप्रेशन में चली गई और नशीली गोलियों का सेवन कर खुद की जान लेने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में शिफ्ट किया गया। फिलहाल उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared. तो वहीं लड़की ने भी अपने प्रेमी पर आरोप लगाया है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे धोखा दिया और पहली शादी को छिपाकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए। लड़की ने आरोप लगाया कि उसका पहले भी किसी के साथ ऐसा ही संबंध था और उसने धर्म परिवर्तन कराकर शादी की थी, यानी प्रेमी डॉक्टर पहले से शादीशुदा था, फिर भी उसने महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ संबंध बनाए। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये बात के लिए हम इसको अश्योर करते हैं। पीड़िता का जुलाई 2025 में दाखिला, यहीं पर पीड़ित की डॉक्टर से मुलाकात। पीड़िता और डॉक्टर ने प्रेम संबंध बनाए। पीड़िता ने जब शादी की बात की, डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का आरोप, मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। लेकिन सीएम पोर्टल पे एक फीमेल स्टूडेंट के फादर ने एक शिकायत दर्ज करी है, तो जो सीएम पोर्टल एक सरकार का औपचारिक प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए हम लोगों ने उसका संज्ञान लेके जब जांच शुरू करी तो शिकायत के हिसाब से
ये लड़की हमारे यहाँ पैथोलॉजी की फर्स्ट ईयर की एमडी की छात्रा है, कलकत्ता की रहने वाली है। इसका जून 2025 से दोस्ती थी एक इसी के डिपार्टमेंट में लड़के से जो माइनॉरिटी का है और उत्तरांचल का था। जब इनकी दोस्ती आगे बढ़ी, साथ रहने वगैरह की बात आई, तो इसने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़के का ये कहना था कि तुम पहले धर्म परिवर्तन करो। इस पे इस लड़की को तैयार नहीं थी, उसको रिजर्वेशन था। लेकिन फिर भी उस लड़की ने जब अपने को उस रिश्ते से बाहर निकालने की कोशिश की तो लड़के द्वारा उसको तंग किया गया, बार बार उसको कॉल किया गया, जिससे और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी तक लड़की और उसके पिता को ये पता चला कि यही डॉक्टर फरवरी 2025 में किसी दूसरी हिंदू डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करा के शादी कर चुका है। अगर ये बात सही है तो बहुत गंभीर बात है। वो लड़का नीट पीजी से सिलेक्ट होकर आया है। हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर डीजीएमई और नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजना पड़ेगा। उसके लिए हमें कंप्लेंट और इंक्वायरी की आवश्यकता होगी। कंप्लेंट मिलते ही फैक्ट फाइंडिंग हम लोग कर चुके हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइम में इंक्वायरी करके इसको हम लोग जो भी एक्शन हो सकता होगा सारा एक्शन लेंगे। इसी बीच केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए। केजीएमयू के वीसी ने आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं यूपी सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। पिता ने सीएम राज्य महिला आयोग से शिकायत भी की है। मुझे जानकारी मिली है, पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी हमने अलग से कमेटी गठित करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और अब बात यूपी में अपराधियों पर लगातार हो रहे प्रहार की। पिछले 48 घंटों से यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। बदमाश पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। वो खौफ में है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का तगड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। कई शहरों से लंगड़ाते हुए बदमाशों की तस्वीरें आई हैं, जिससे एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। पुलिस की गोली और लंगड़ाने लगे बदमाश। एसटीएफ का एक्शन, बदमाशों का बिगड़ा रिएक्शन। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, प्रहार तगड़ा। सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हरदोई, शामली, सुल्तानपुर, बलिया, मुजफ्फरनगर, जौनपुर और मेरठ। पिछले 48 घंटों से यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। बदमाश पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। वो खौफ में है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, कहीं वो भी तो अपनी करतूत की वजह से लंगड़ा या फिर ढेर तो नहीं हो जाएंगे। मतलब सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जो ऐलान किया था वो डिलीवर भी हो रहा है। सूबे के शैतान त्राहिमाम कर रहे हैं, उन्हें उनकी करनी का फल लगातार मिल रहा है। अभी हाल ही में हुए एनकाउंटर में कई इनामी बदमाश ढेर भी हुए तो कईयों को लंगड़ा कर दिया गया। यूपी के गाजियाबाद में ताजा एनकाउंटर हुआ है। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर लोनी टोल प्लाजा के निकट सर्विस लेन पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ये दोनों संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोक कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लगी तथा दूसरा अभियुक्त जो सजाद है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटना बताई है। इनके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए हैं तथा जो बाइक इनके कब्जे से बरामद हुई है वह दिल्ली से चोरी की पाई गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अफसर उर्फ भालू और शहजाद के रूप में हुई है। दोनों ने 11 दिसंबर 2025 को अंकुर विहार क्षेत्र में युवक शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। उधर यूपी के देवरिया में पुलिस ने गौ तस्कर का एनकाउंटर किया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भोलू यादव को पैर में गोली लग गई।
उसके 2 साथी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दरअसल देवरिया में पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही थी, तभी एक टाटा मैजिक वाहन को पुलिस ने रोका जिसमें गौवंश पशु थे। बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पटियाला से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पंजाब के पूर्व आईपीएस अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है। ऑनलाइन फ्रॉड में पैसे गंवाने का ये मामला, मानसिक परेशानी के बाद खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं अमर सिंह चहल। मोहम्मद गजाली मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, अमर सिंह चहल जो हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पंजाब पुलिस के आईजी के पद से वो रिटायर हुए थे, पटियाला शहर के निवासी हैं। और आज करीब दोपहर में 11 से 1 के बीच में ये खबर आती है कि उन्होंने अपने हथियार से, अब वो पुलिस ने अभी तक इसकी डिटेल्स नहीं बताई है कि वो पिस्टल है, क्योंकि वो रिटायर्ड हैं तो उनके पास लाइसेंस्ड वेपन होना चाहिए, उससे उन्होंने अपने छाती पर गोली मार ली। और उनके पास से करीब 25 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो सुसाइड नोट में वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है उन्होंने, निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उनको भी उस लेटर को एड्रेस किया, और पंजाब के जो पुलिस मुखी हैं डीजीपी, उनको भी उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से एक ग्रुप उनसे व्हाट्सएप पे जुड़ता है और ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करता है। और कहीं ना कहीं उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बातचीत करने के दौरान वो करीब 8 करोड़ रुपए उनका वो गबन हो जाता है उस ऑनलाइन फ्रॉड ग्रुप की वजह से, जिसको लेकर वो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये सारी बातें लिखते हुए कहा है कि मेरे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचता है, इसके लिए मैं अपनी जान ले रहा हूं। और प्रधानमंत्री या सरकार को इन ऑनलाइन ग्रुप्स को भी काबू में करना होगा, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पर पहुंच के पुलिस ने फौरन उनको जो है अस्पताल में, पटियाला के एक अस्पताल में एडमिट कराया है, जहां पर उनकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद, इस पूरी जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो देखेंगे कि कैसे पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में आया हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कोहरे का कहर जारी है। इतना ही नहीं, कोहरे के साथ साथ शीतलहर का रौद्र रूप जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। ट्रेन से लेकर प्लेन्स तक सब कैंसिल हो रहे हैं। रोडवेज पर भी बुरा असर पड़ा है। कोहरे ने रफ्तार पर जोरदार ब्रेक लगा दिया है। कोहरे ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक। 4 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। शहर शहर शीतलहर का कहर। घने कोहरे में छिपे इन शहरों की तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि शीतलहर का कहर किस कदर हावी हो चुका है। कई शहरों में तो विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रह गई है। उत्तर भारत के लगभग हर शहर का कुछ ऐसा ही नजारा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इन दिनों कोहरे की मार झेल रही है। यहाँ सड़क पर चल रहे वाहनों को लो विजिबिलिटी के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। रफ्तार पर कोहरे ने हैंड ब्रेक लगा दिया है। अगर आप भी आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करना चाहते थे तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आप देखने तो जाएंगे
पर ताजमहल आपको दिखेगा नहीं। इन तस्वीरों को देखिए, घने कोहरे के चलते ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी के संभल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। बस चालक, ऑटो चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। सवारियां नहीं मिल रही हैं और कोहरे के कारण रफ्तार भी धीमी हो गई है। बहुत कोहरा भाई साहब, दिख न रहा है वो, बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं जी। कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फोर लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। रामनगरी अयोध्या में भी धुंध और कोहरे के कहर में राम मंदिर छिप गया है। हालांकि यहाँ आगरा से बेहतर स्थिति है, लेकिन ठंड की मार झेल रहा ये शहर हजारों लोगों की आमदनी पर असर डाल रहा है। दूर दूर से राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन इस कोहरे और ठंड की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ सकती है। गंगा किनारे बसे वाराणसी के घाटों पर सिर्फ कोहरा छाया हुआ है। गंगा का दूसरा किनारा धुंध में छिप चुका है। घाट खाली पड़े हैं। शहर के बाकी हिस्सों का भी यही हाल है। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। जो बाहर हैं, वो किसी किनारे अलाव जलाकर बैठे हैं। मुरादाबाद से एक तस्वीर आई है जहां कोहरे के बीच रेंगती हुई ट्रेन दिख रही है। इस तस्वीर से विजिबिलिटी का हाल साफ पता चल रहा है। 50 मीटर से दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं शहर के बाकी हिस्सों पर भी ठंड का प्रकोप जारी है। बेतहादा कोहरा है साहब, एक कदम का भी दिखाई नहीं दे रहा। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा आगे से परेशानी हो रही, कोई टकरा ना जाए। बहुत आसानी से धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। जो काम 1 घंटे में 2-3 घंटे आ रहे हैं। स्थिति साहब बहुत गंभीर है। एक कदम का भी चलना दुश्वार है। आप ये अलग सामने वाले क्या वाहन आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो गाड़ी कितनी दिक्कत से चल रही है? दिक्कत ऐसे समझ लो कि पैदल चलने वाला भी हमसे तेज चल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंच रही हैं। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 16, यूपी के 40, राजस्थान के 10, बिहार के 24, हरियाणा के 12 और उत्तराखंड के 6 जिले कोहरे की चपेट में हैं। यूपी और झारखंड में सर्दी के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि वो क्षेत्र हैं, सब डिविजन्स हैं राज्यों के, जहां पर फॉग के लिए ऑरेंज अलर्ट है। ये हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 10 से ज़्यादा राज्य हैं यहाँ राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा और उसके साथ साथ उत्तर पूर्व भारत जो है 10 से ज़्यादा राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरे साथ अखिल श्रीवास्तव हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विभाग के। तो क्या ये कोहरे का जो संकट है, क्या हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में और गहरा सकता है? देखिए, जो कोहरे की जहाँ तक बात है, जैसे हमने देखा कि अभी जो है ईस्ट यूपी में भी कोहरा है और बिहार में भी जो है कोहरा देखा जा रहा है। तो इसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो देखी जा रही हैं। अगर हम फोरकास्ट वार्निंग पर हम बात करें इनके आगे, तो ईस्ट यूपी में अगले 23 तारीख तक, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 तारीख तक जो है डेंस टू वेरी डेंस कोहरा, यानी कि विजिबिलिटी जो है, डेंस हम बोलते हैं 200 मीटर से कम विजिबिलिटी हो जाती है और वेरी डेंस 50 मीटर से कम विजिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो 23 तारीख तक बनी रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों की, जहाँ जिसमें हम बात करें आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन्स हैं, यहाँ पर अभी तो येलो अलर्ट है, डेंस फॉग की जो फोरकास्ट है। हालांकि 25 से 28 तारीख बीच में यहाँ भी वेरी डेंस जो फॉग कंडीशंस हैं वो आइसोलेटेड प्लेसेस देखने को मिल सकती हैं। यानी अगले 1 हफ्ते जो है वो फॉग का जो ये संकट है पूरे उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बना रहेगा अगले 1 हफ्ते। देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 1 सप्ताह के दौरान हम देखें कुछ एक दिनों को छोड़ दे बीच में, तो जो डेंस फॉग की कंडीशंस है जो वो देखने को मिल सकती हैं।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। कहाँ से आप आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से, क्या बात है। हाय, आप किधर से? NDTV से। NDTV? हाँ हाँ। तो आप बताइए कि पहली बार यहाँ कश्मीर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। क्या बात, और बर्फबारी भी आपकी खुशकिस्मती। हम बहुत लकी है, हम बहुत लकी है। अच्छा। और इधर का मौसम टोटली असम। आप स्कीइंग कर रहे हैं? जी सर। कहाँ से आए हैं? इंदौर से। तो इंदौर से आप भी आए, कभी पहले थे यहाँ कश्मीर में आए? नहीं। पहली बार। फर्स्ट टाइम। और पूरा गुलमर्ग पर्यटकों से भरा है आज। जी सर। हाँ, तो बिल्कुल खुश। सर। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। सैलानियों में खुशी की लहर। पहली बर्फबारी से खिल उठे चेहरे। नए साल और क्रिसमस से पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, लद्दाख और मनाली जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। सर्दियों ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, सर्द हवा और घने कोहरे की चपेट में है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सड़क और रेल यातायात कोहरे की वजह से धीमा हो गया है। तो वहीं सुबह और रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ चिल्लाए कलां शुरू हो गया है। साथ ही सोनमर्ग में बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फबारी ने सर्दियों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हालांकि खराब मौसम और फिसलन भरी सड़क के कारण प्रशासन ने 86 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम के अलावा यात्रा न करें। लद्दाख में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका एक खूबसूरत सफेद नजारे में बदल गया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। जिससे पहाड़, सड़कें, घर सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? स्नोफॉल हो गया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है हमको। क्या क्या एक्टिविटीज करते हो जब स्नो गिरता है तो? स्नो करते हैं तो हम बर्फ से स्नोमैन भी बनाते हैं, आइस हॉकी भी खेलते हैं, स्नो स्केटिंग भी चलाते हैं, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं हम लोग। गुड। भारी बर्फबारी के बावजूद जम्मू और कश्मीर में पल्स पोलियो अभियान जारी है। ये तस्वीर किश्तवाड़ जिले की है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें बर्फ से ढके इलाकों में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये प्रयास स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण को दर्शाते हैं कि वो खराब मौसम में भी किसी भी बच्चे को छूटने नहीं देते।
पुंछ में कश्मीर डिवीजन से जोड़ने वाली मुगल रोड ताज़ा बर्फबारी के कारण बंद हो गई। वहां बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने टीमें और मशीनरी तैनात कर सड़क के कई हिस्सों से बर्फ हटाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इलाके में भारी बर्फबारी फिर से शुरू होने के बाद काम को रोक दिया गया। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानी खुश हैं। यहाँ स्कीइंग का लुत्फ उठाया जा रहा है। गुलमर्ग की बर्फपोश वादियों में आपका इस्तकबाल और यहाँ गुलमर्ग में सैकड़ों पर्यटक आए हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। मुल्क के कई हिस्सों से यहाँ पर्यटक आए हैं। कल से बर्फबारी शुरू हुई। इस वक्त मौसम ठीक है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी और हो सकती है, तो कभी भी हो सकती है। और यहाँ गुलमर्ग के इन बेबी स्लोप्स पे ये लोग स्कीइंग सीख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं किस तरह पूरी जो गुलमर्ग बर्फ की चादर में उड़ी है और उड़ी है इस पे बर्फ की चादर। और यहाँ पर्यटक यकीनन खुशियाँ मना रहे हैं। और पहली बार हम देख रहे हैं 8 महीने के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग पूरी फुल है। पर्यटकों से होटल फुल है, गुलमर्ग गंडोला फुल है। वहाँ टिकटें मिलनी भी अब आसान नहीं है। हम वहाँ आप जाएंगे, वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन बर्फ गिरते ही पर्यटकों ने कश्मीर और गुलमर्ग का रुख किया है। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे।